नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। एनटीपीसी एग्ज़ाम को रिवीजन फोकस्ड करके आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आदिशंकर एकेडमी की टीम ने आपके लिए एनटीपीसी फोकस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लाई है, जिसमें आपको जो एनटीपीसी के विभिन्न सेक्शंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, उससे संबंधित पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस और अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका एनालिसिस करके जो और कंसोलिडेट करके जो एक पूरा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई में वृद्धि कर सकें, गुणात्मक रूप से वृद्धि हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये जो क्लास है, अभी इससे पहले भी जीएस की और भी क्लासेस हो चुकी हैं एनटीपीसी वाली, और आज हमारी ये क्लास है जिसमें हम पहले की क्लास की ही तरह बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जीके जीएस से रिलेटेड, जिसमें आपको विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स, जो हम 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका डिस्कशन करते हुए हम ये क्लास करेंगे। तो आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस के साथ प्रत्येक ऑब्जेक्टिव्स को हम एनालिटिकल तरीके से पढ़ेंगे, तो आपका इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आपके पास आने वाले हैं। आशा है आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को। तो आज की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है Who was the first ODI क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? क्या मतलब है, भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये आपको क्रिकेट के बहुत पुराने फॉर्मेट में ले जाया जा रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, इनमें प्रत्येक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका मंसूर अली खान पटौदी, दूसरा है कपिल देव, तीसरे हैं अजीत वाडेकर और चौथे हैं बिशन सिंह बेदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, सही आंसर इसका होने वाला है तीसरा, अर्थात अजीत वाडेकर है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो अजीत वाडेकर हैं, ये भारत में वनडे क्रिकेट के पहले कप्तान थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार जब वनडे क्रिकेट का आयोजन किया गया था 1974 में इंग्लैंड में, तब इन्होंने जो है वो वहाँ इसकी कप्तानी की थी वनडे क्रिकेट की। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है, वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1974 में, इंग्लैंड और भारत के बीच में ये क्रिकेट खेला गया था, और इस समय इसकी कप्तानी किसने की थी? तो इसकी कप्तानी की थी अजीत वाडेकर ने। ठीक, बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें तो मंसूर अली खान पटौदी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा, है ना। ये जो हैं ये आपके फेमस क्रिकेटर रहे हैं, उसमें भी ये बैट्समैन थे, बेसिकली बैट्समैन थे, अर्थात बल्लेबाज थे, है ना। दूसरी चीज ये है कि भैया ये पटौदी के नवाब हैं। कौन है ये? पटौदी के नवाब हैं। अब ये जो है आपके मंसूर अली खान पटौदी, ये पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान और जो आपकी भोपाल की बेगम है साजिदा सुल्तान, उनके बेटे थे। तो इनका संबंध पटौदी हरियाणा में है वर्तमान में, है ना। तो इनका संबंध जो है वो पटौदी, ये पटौदी के नवाब हैं और भोपाल के राजघराने से भी इनका संबंध है। और ये बहुत ही महान क्रिकेटर थे। इन्होंने अपने जो लाइफ है, अपने लाइफ की जर्नी में क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स इन्होंने भी हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ फील्डर कहा जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फील्डर इनको कहा जाता है, किसका? विश्व का सर्वश्रेष्ठ फील्डर या क्षेत्र रक्षक, है ना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक इनको कहा जाता है। और इनको आप मेनली जानते हैं, ये जो हमारे एक्टर हैं सैफ अली खान, उनके पिताजी हैं ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मंसूर अली खान पटौदी। इसके बाद हम बात करते हैं कपिल देव। तो कपिल देव को तो हर कोई जानता होगा भाई। कपिल देव हमारे भारतीय क्रिकेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जिनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है 1983 के वर्ल्ड कप के लिए, है ना। इसको मैं यहीं लिख देती हूँ,
1980 में जो विश्व कप का आयोजन किया गया था उसमें इन्होंने ही कप्तानी की थी और इनके नेतृत्व में हमने या भारत ने क्या किया था, भारत को पहला विश्व कप जो है वो हासिल हुआ था। भारत ने पहला विश्व कप जीता था, पहला वर्ल्ड कप भारत ने जीता था अपने कपिल देव के ही नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद हम ये अपने जो है वो बॉलर हैं कपिल देव। इसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं हमारे बिशन सिंह बेदी। तो बिशन सिंह बेदी भी आपके भारत के प्रमुख क्रिकेटर हैं और ये भी आपके क्या है, मेनली बॉलर हैं। बिशन सिंह बेदी भी आपके लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं और इन्होंने भी जो है वो बहुत सारे लगभग 22 मैचों में क्या किया है, इन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट पे कप्तानी की है। ये भी टेस्ट क्रिकेट मेनली इन्होंने जो है वो खेला है और उसमें बहुत सारे मैचों में लगभग 22 मैचों में क्या की है, कप्तानी की। ठीक है, तो ये हमने चारों ऑब्जेक्टिव्स या चारों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि भाई किसका संबंध कहाँ से है ना, कौन किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। इसी के साथ अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है, इन द ईयर ब्लैंक इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इशूड स्पेशल स्टैम्प्स टाइटल्ड व्हीट रेवोल्यूशन टू अशर इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। इसके ऑप्शन हम देखेंगे। इसके ऑप्शन है 1987, दूसरा है 1975, तीसरा है 1943 और चौथा है 1968। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको हरित क्रांति के विषय में पता होगा तो उसके ही नज़दीक आप इसमें से ऑप्शंस आसानी से चुन सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति, अगर हम हरित क्रांति की बात करें जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत लगभग 1960 के दशक में हुई थी और स्पेशली 1966 से 1967 में व्यापक रूप से ये जो है वो शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने का एम क्या था, भारत में खाद्यान्न की कमी को पूरी करने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, इसी के तहत जो भारत में गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, है ना, इसके सक्सेसफुल मतलब ये जो हरित क्रांति सक्सेसफुल हुई, गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए या उसी को रिप्रेजेंटेट करने के लिए जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने गेहूं क्रांति शीर्षक से जो है वो डाक टिकट जारी किया था। तो ये कब जारी हुआ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1968 या 1968। ठीक है, तो हरित क्रांति आई आपकी 1966 से 67 के टाइम पे और उसी टाइम पे 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा गेहूं क्रांति के नाम से जो है वो ये टिकट जारी किए गए थे। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है जैसे कि हरित क्रांति कब शुरू हुई, किसके लिए थी, है ना, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए। दोस्तों यहाँ दो चीजें और आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है वो, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो फैक्ट आते हैं। क्या क्या फैक्ट आते हैं आपका, भारत में के जनक कौन थे और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो विश्व में जो है वो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक थे आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हरित क्रांति से संबंधित। कब शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई। ठीक है, आपको प्रधानमंत्री भी पता चल गया कि भाई उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था। आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था हरित क्रांति को, है ना। और इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए कि भाई हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन।
और इस क्वेश्चन का आंसर गेहूं क्रांति की डाक टिकट जो है वो 1968 में जारी की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 436 या 434, सेकंड ऑप्शन है 628, थर्ड ऑप्शन है 212 और चौथा ऑप्शन है 190। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पहला 436 या 434। ये ऐसा इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज में आपका ये आंसर मिल रहा है और कई सोर्सेज में ये आंसर भी देखने को मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया गया है कि ऑप्शन जिस तरह से आएगा उस तरह से आप इसको जो है वो आंसर टिक कर देंगे। बेसिकली आप 436 याद रखिए, लेकिन कहीं 434 बोला जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन, तो इसकी हम बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना। तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में, हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी इसकी दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको उपनाम भी याद होने चाहिए सबके। इसके बाद हमने देखा कि भैया सेकेंड सेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 436 जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया था, प्रतिनिधि ने भाग लिया था आपके दूसरे अधिवेशन में, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पूछ लिया है, तो पहला अधिवेशन तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, पहला अधिवेशन, इसके बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं ना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया, तो यहाँ देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फटाक से हम कर रहे हैं और ध्यान से एक एक चीज को सुनना है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस समय वायसराय कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इस टाइम पे कौन थे वायसराय। ठीक है, फिर इसके पहले अधिवेशन की बात करते हैं। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है। दूसरी हम बात करते हैं कब हुआ है, तो 1885 को हुआ है पहला अधिवेशन। और इसमें जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन में दोस्तों 72 सदस्यों ने जो है वो भाग लिया था। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप इसका, है ना, ताकि कुछ फैक्चुअल जानकारी जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नहीं ये गया था, हो गया, कहाँ किया गया, ये हो चुका है क्योंकि, है ना। तो रिसेंटली वेयर विल नहीं होगा, द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, ये अब हो चुका है, तो ये हो सकता है पहले का हो, है ना। तो करंट का ये देखेंगे, तो भैया इसको ऑप्शन देखते हैं, गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली या शिलोंग। तो
ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा और आप तुक्का मारने में जाएंगे तो आप पक्का ही कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के राज्य में ही इसको जो है वो इसका सही आंसर लगा के आएंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, नई दिल्ली। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना कि क्या है, नाम क्या है इसका, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अब ये क्या महोत्सव है भैया, तो जो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है वो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें से हमारे भारत में जो 7 बहनें कही जाती हैं ना, पूर्वोत्तर की 7 बहनें, वो आता है और एक और राज्य आता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है वो कौन है और उसमें कौन सा जो पूर्वोत्तर का राज्य है वो नहीं आता है, या मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, या हम इसको ज़्यादा है तो लास्ट में एक बार देख लेंगे, है ना। तो ये है आपका नई दिल्ली, इसका आंसर है। अब इसके बाद करते हैं हम, तो ये जो है आपका इसका आयोजन हुआ था, कब हुआ था, तो 15 से 20 फरवरी 2025 इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हमने देख लिया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन जो है विशेष रूप से असम राइफल्स असम राइफल्स और एक है आपके नॉर्थ ईस्टर्न, असम राइफल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, है ना, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो याद रखना है, असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्टर्न सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी एक राष्ट्र एक आवाज। एक राष्ट्र एक आवाज जो है इसकी क्या थी, थीम थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे कि आपका जो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा आपके जो 8 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, वहाँ के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स है ना, खेल से संबंधित, सांस्कृतिक प्रदर्शन से संबंधित, है ना, गायन, नृत्य, वादन, मतलब इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे जिसमें पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं, मतलब किसके वादक हैं ये, है ना। राजीव तारानाथ, अ डिसाइपल ऑफ अली अकबर खान, इज अ प्लेयर। किसके प्लेयर हैं, ऑप्शन है आपका ए तबला, बी बांसुरी या फ्लूट, सी सरोद और डी संतूर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वादक से संबंधित, है ना। एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, घराने से संबंधित क्वेश्चन था, आई होप आपको वो याद होगा। आप कमेंट में बताइए कि क्या पढ़ा था उसके बारे में हम। ठीक, अब ये जो है आपका, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है सी सरोद। ठीक, जो आपके राजीव तारानाथ हैं, राजीव तारानाथ वो क्या ये किसके वादक हैं, तो ये है सरोद वादक, एक प्रमुख सरोद वादक हैं। अब सरोद वादक बहुत सारे भारत में बहुत फेमस सरोद वादक हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ के नाम हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपको राजीव तारानाथ पता चल गए, दूसरे आपको पता चल गए हैं अली अकबर खान, ये भी एक सरोद वादक है जो इनके गुरु है ना, अली अकबर खान। तो राजीव तारानाथ, अली अकबर खान, और बहुत फेमस एक है, मैहर घराने से संबंधित है, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, है ना। और है आपके अमान अली खान, अमान अली खान, ठीक है। और कौन है, और है आपके अमजद अली खान, अमजद अली
राजस्थान। तो ऐसे करके आप और भी जो वादक हैं अलग अलग उनके बारे में या उनके जो है आप कम से कम नाम याद रखिए कि भैया ये जो है ये फलाने से संबंधित हैं या ये जो है ये इस वादन इस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, इस इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले करते हैं, है ना। तो इस टाइप के आप याद रख लीजिए और इन तीनों का नाम याद रख लीजिए। ये कौन है? फेमस आपके सरोद वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो गया है, स्टैटिक जीके में भी आ जाएगा ये। कर्क रेखा मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के राज्य, किस राज्य से? इसमें हो जाएगा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ पासिस थ्रू इंडिया स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट से गुजरती है? ऑप्शन देखेंगे हम, ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी केरला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो आपकी कर्क रेखा है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, है ना। तो ये भारत के दोस्तों, भारत के बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा में अवस्थित हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बार इसके हम नाम देख लेते हैं, तो कौन कौन से राज्य। सबसे पहले इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, सीक्वेंस वाइज जो है कि कौन सा राज्य उसके बाद कौन सा राज्य, तो उसको सीक्वेंस वाइज याद करने की एक ट्रिक है, उसको याद रखिए। गरम, छाछ, पत्रम, यूनिक टाइप की ट्रिक है ना। तो छाछ जो होता है ना, अपन दही मही छाछ पीते हैं, तो छाछ की जगह हमने छाछ कर लिया है, गरम छाछ। और हम ठंडा नहीं पी रहे, हम कौन सा पी रहे हैं? गरम पी रहे हैं। तो गरम छाछ पत्रम। देखते हैं ये टोटल 8 राज्य देखेंगे, तो गुजरात, है ना, राजस्थान, यहाँ से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश एमपी, यहाँ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ से हो जाएगा आपका झारखंड, पास से हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा और माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम, है ना। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो 8 राज्य हैं, कुल 8 राज्यों से क्या गुजरती है भारत में? कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको याद होने चाहिए। अभी तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। अगर थोड़ा सा टफ में गया तो वो ये पूछ सकता है कि निम्न में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको कम से कम जितने राज्यों से गुजरती है उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है और 8 राज्य भी बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये हिस्ट्री से संबंधित है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? Which ruler wanted to build Alai Minar near Qutub Minar, but its construction could not be completed? ऑप्शन देखेंगे हम। पहला है, ए है ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी है नासिरुद्दीन महमूद, सी है रजिया सुल्तान और डी है इल्तुतमिश। ठीक, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इन सब के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, आई होप। ठीक है, और नहीं सुना तो सुन लेना। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए अलाउद्दीन खिलजी। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई कुतुब मीनार के पास हम क्या करेंगे, कुतुब मीनार के पास उससे ऊंचा अलाई मीनार हम बनवाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी जो ये योजना है वो सफल नहीं हो पाई, तो इसने पूर्ण रूप अपना जो पूरी योजना के तहत वो धारण नहीं कर पाया। तो कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार है, इसको किसने बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है।
ठीक है, याद रखेंगे। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद कौन है? तो गुलाम वंश का एक शासक था नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था ये, है ना। नासिरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का शासक था ये। आपकी जो रजिया सुल्तान है, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा क्योंकि ये पहली महिला शासिका है ना, पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान। ये भी गुलाम वंश से संबंधित है, गुलाम वंश से, और ये इल्तुतमिश की बेटी हैं, याद रखेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को ही चुना था। ठीक, तो रजिया सुल्तान हो गई गुलाम वंश, और इल्तुतमिश भी गुलाम वंश से संबंधित है। इनको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से, कंसोलिडेट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने का श्रेय उसके दामाद, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है। ठीक, कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन उसके जो है कुछ इमारतें बनवाने के बाद, कुछ मंजिल बनवाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका मतलब कुतुब मीनार को पूर्ण रूप किसने दिया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था कुतुब मीनार, और खत्म या पूर्ण रूप से उसको जो है वो खत्म किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये आपका पॉलिटी से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको भैया मैच बताना है कि इसमें से कौन सा क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आइए सारे आर्टिकल के बारे में देखते हैं, आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है? आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फिर बी कहता है आर्टिकल 89 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सी कहता है आर्टिकल 95 पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, और डी कहता है आर्टिकल 98 लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दोस्तों अगर आप इसमें से देखोगे ऑप्शन में, तो कल ही जब हमने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था भाग 6 राज्यों के बारे में, है ना। तो भाग 6 जो राज्य है आपका, भाग 6 क्या बोलता है? राज्य। तो उसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, उसमें आते हैं आर्टिकल 152 से 237 तक आर्टिकल आते हैं। है, तो अब जब राज्य में 152 से 237 तक आते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानमंडल की यहाँ पे बात की गई है, विधानमंडल बोला गया है, तो वो 98 में तो आ ही नहीं सकता है। तो भले आपको बाकी आर्टिकल्स के बारे में पता ना हो, लेकिन आपको जो मेन भाग पता है उसी से आप अपने आधे से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य जो है विधानमंडल 152 से 237 के बीच ही आएगा, तो 98 में तो नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या है कि नॉट करेक्टली मैच जो पूछा है, सबसे पहले तो ये भी देखना है आपको कि उसने पूछा क्या है ना। सही सुमेलित है पूछा है या सही सुमेलित नहीं है पूछा है। बच्चे इसमें भी बहुत गलती करते हैं, है और नहीं है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है आर्टिकल 98। अब ये किससे संबंधित है और बाकी आर्टिकल्स को भी एक बार फटाक से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है? लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव, इससे संबंधित है आपका आर्टिकल 93। फिर जो आपका 89 है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि ये राज्यसभा के सभापति से संबंधित आर्टिकल है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित आर्टिकल। सभापति, राज्यसभा के सभापति उपसभापति से संबंधित है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 95 पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, मतलब कि जो आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष है
उनकी शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? 95 में। देखते हैं इसको। लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, मतलब अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित है, अपने कार्य नहीं कर पा रहा है या अपनी पोस्ट पे नहीं है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। उनकी शक्ति का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। लोकसभा उपाध्यक्ष की अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या बोल रहा है ना। थोड़ा सा ये लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में इसमें बताया गया है, राज्यसभा सभापति उपसभापति के बारे में बताया गया है। और ये वाला देख लेते हैं आर्टिकल 98, अनुच्छेद 98 बोलता है दोस्तों संसद का सचिवालय। क्या बोलता है ये? संसद का सचिवालय। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि भैया संसद के हर सदन का, प्रत्येक सदन का अलग अलग क्या होगा? सचिवालय होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, वो देखते हैं। APY में ये भी आपका क्या है? योजना से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। APY में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक, APY का मतलब सबसे पहले आप देखो, APY क्या है? अटल पेंशन योजना, सॉरी, अटल पेंशन योजना है ना। अब इसके बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं, फिर आंसर में आएंगे। अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को जो है वो मोदी जी ने की थी। कहाँ से? कलकत्ता से शुरू, ये कलकत्ता से ये शुरू हुई थी। भारत सरकार की ये योजना है, ये याद रखेंगे हम, भारत सरकार की। किससे संबंधित है ये योजना? तो आप याद रख लीजिए, ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा योजना है ये, जो कि NPS पे आधारित है। ठीक है, जो किस पे आधारित है? NPS पे। NPS का फुल फॉर्म क्या है? तो कमेंट में बताइए। NPS, ठीक है, तो NPS पे आधारित है। आपकी पुरानी जो पेंशन योजना उस पे आधारित है, सॉरी, ये जो NPS है उस पे आधारित है। इसमें क्या बोला गया है इसकी अब बात करते हैं। तो अटल पेंशन योजना में बोला गया है कि भाई जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र के जो कर्मी हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है कि 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन दी जाने के या पेंशन दिए जाने के विषय में ये योजना है। ठीक है, 60 वर्ष बाद पेंशन दिया जाना है। किनको? स्पेशली याद रखना, असंगठित क्षेत्र के लिए है ये। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के लिए क्या है ये? योजना है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में कि न्यूनतम आयु क्या है इसमें शामिल होने के लिए। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो इसका आंसर है दोस्तों 18 वर्ष। ठीक है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु भी याद रख लीजिए आप। अधिकतम आयु कितनी है इसकी? अधिकतम आयु है 40 वर्ष। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई जा रही हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है आपको। कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, स्पेशली जो ये पूछा जाता है आजकल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई इसमें न्यूनतम आयु कितनी है, अधिकतम आयु कितनी है, या एलिजिबिलिटी कितनी है ना। तो ये पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट हर का आप लेते जाइए क्वेश्चन का, जो भी है यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखाया जा रहा है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका जो है आप कमेंट में मुझे आंसर दे सकते हैं, या और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
आशा है ये क्लास भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी और इसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी की निरंतरता जो है वो जारी रखेंगे, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। आप बिना किसी टेंशन के इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर सकते हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा में दिया गया है उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित या इसके जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संग्रह है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए और दूसरों को भी इसका लाभ प्रदान कीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट में आप मुझे और सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।